हेलो दोस्तों। जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल तक का हमारी जो बोर्ड की क्लास चल रही थी उसमें मैं आपको पॉलिटी लगभग सारे टॉपिक समझा चुका हूँ। तो शायद आज या फिर हो सकता है एक क्लास में पूरे अनुच्छेद ना हो पाए तो अगली क्लास में अनुच्छेद की आपकी आ सकती है। लेकिन यदि मैं प्रयास यही करूंगा कि इसी क्लास में सारे अनुच्छेद हो जाएं। यदि नहीं हो पाएंगे तो कल आपकी अनुच्छेद की क्लास दूसरी आएगी। यदि आज की क्लास पूरी हो गई तो कल शायद आपकी क्लास, जो ये वाली क्लासेस चल रही हैं, ये कल नहीं आ पाएगी, क्योंकि कल मुझे 3 बजे आप लोगों को, आप लोग जरूर जुड़िएगा 3 बजे कल, ठीक है। 3 बजे आप लोगों को कल मैं पूरे 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उपलब्ध कराने वाला हूं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा। 3 बजे मतलब क्लास आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग बाद में देखिए, जब भी देखिए, ठीक है। तो वो क्लास आप लोगों को जरूर देखना है। वहां से 100% आप पुराने पेपरों में प्रश्न देखेंगे भी, और भविष्य में भी वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे जो भी आपका एसआई का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम आपका होना है, जो भविष्य में अगले 5-6 महीने में आपका जो भी एग्जाम होगा, अगले साल तक का, ये मान लो, ठीक है। तो सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यदि अनुच्छेद देखो इस क्लास में पूरे हो गए तो यहीं पर मैं आज, ये क्लास ही पूरी हो जाएगी तो कल को आपकी क्लास नहीं आ पाएगी टारगेट बैच की। यदि अनुच्छेद पूरे नहीं हुए तो टारगेट बैच की एक क्लास मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, क्योंकि बोर्ड वाली क्लास इसमें मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो उतना समय होगा नहीं, क्योंकि दूसरी जो करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास है वो मुझे तैयार करनी है, तो उसमें ज़्यादा समय मेरे को लगेगा। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको संविधान संशोधन भी इसके कराऊंगा, ठीक है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हम देखेंगे, और साथ ही प्रस्तावना और जो महत्वपूर्ण आयोग इत्यादि होते हैं, जैसे लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल, ठीक है, कितने वर्ष तक रहते हैं, ये चीजें भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे लास्ट में, ठीक है, जो कि 1 फरवरी को क्लास आपकी आएगी। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला है इसमें, देखो, राज्य के लिए मंत्री परिषद, ये मैं आपको बताया था। अनुच्छेद 163 आपको बता चुका था, ठीक है। अनुच्छेद 164 आपको बता दिया था, 165 भी आपको बता दिया था, और 167 भी आपको बता दिया था। तो इनको दोबारा समझाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। देखो, अब अगला जो अनुच्छेद यहाँ पर महत्वपूर्ण आपके लिए, 168 में विधानमंडल की चर्चा आपको बता दिया हूँ, इसको भी। 169 में विधान परिषद का सृजन, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन होगा या नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं पर समाप्त करना है तो सब क्या है, 169 में प्रावधान दिया गया है। तो केवल 6 राज्यों में भी विधान परिषद है, ये आप भी जानते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 170 में विधानसभा की संरचना, और 171 में विधान परिषद की संरचना, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। देखो, 174 महत्वपूर्ण आपके लिए, राज्य के विधानमंडल के सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, और सत्र का स्थगन। देखो, सत्र आहूत कौन करेगा? राज्यपाल। सत्रावसान कौन करेगा? राज्यपाल। विघटन कौन करेगा? राज्य विधानसभा का राज्यपाल। लेकिन यदि किसी सदन में कार्यवाही में कोई गड़बड़ करता है, ठीक है, मतलब कोई इस तरह की, जैसे अ, उसके लिए हम शब्द क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, अनुशासनहीनता यदि कोई दिखाता है, तो उस परिस्थिति में कार्यवाही स्थगित कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए या उस दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कौन कर सकता है? संबंधित सदन का सभापति, ठीक है, या तो विधानसभा अध्यक्ष या फिर विधान परिषद का सभापति। तो जो 85 में राष्ट्रपति के संबंधित शक्तियां थी, वही 174 में राज्यपाल से संबंधित शक्तियां, ठीक है। देखो, 86 में क्या था? राष्ट्रपति का अभिभाषण। यहाँ पर 175 में क्या? राज्यपाल का अभिभाषण। तो प्रत्येक बजट सत्र में राज्यपाल अपना अभिभाषण देते हैं, वहां प्रत्येक बजट सत्र में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे रहे थे, ठीक है। तो अनुच्छेद 87 में वहां पर क्या था? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यहाँ पर देखो, अनुच्छेद 176 क्या? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है। यानी कि जब नई विधानसभा बनती है, नई विधानसभा गठित होती है, तो उसका जो पहला सत्र आयोजित होता है उसको राज्यपाल संबोधित करते हैं, ठीक है, जो कि क्या है? विशेष अभिभाषण है। उसके पश्चात देखो, अनुच्छेद 88 में क्या था? महान्यायवादी के अधिकार, ठीक है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, अनुच्छेद 88 था। और ठीक यही देखो, वही क्रम वही है। वहां 85, 86, 87, 88, यहाँ देखो 174, 175, 176 और 177, ये क्रम वही है। देखो, इसलिए पहले वहां हम पढ़ लिए ना, तो यहाँ आसान हो गया। 177 में क्या देखो? सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। महाधिवक्ता बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते, ठीक है। वहां 189, ठीक है, वहां 89 में क्या था?
जो वहाँ राज्यसभा थी उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ पर देखो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं 178 में। उसके अलावा देखो 182 में क्या है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। देखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपने केवल वही अनुच्छेद नोट करना है, वही आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अन्य आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सारे अनुच्छेद पढ़ने से आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें देखो अन्य जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके लिए हैं, देखो 196 क्या है, विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। यानी कि जो अनुच्छेद हमने 100 कौन सा पढ़ा था, 107 अनुच्छेद हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर यही देखो 196 अनुच्छेद, जो 107 में पढ़ा था हमने संसद के लिए, वो 196 में क्या है, राज्य विधान मंडल के लिए, ठीक है। विधेयकों के पूरे स्थापन, यानी कि कोई विधेयक प्रस्ताव पारित तैयार करके मंत्री लाएगा, उसको किसी सदन में पेश करेगा, सदन से पारित होगा। यदि विधान परिषद तो वहां जाएगा, यदि विधानसभा है तो वहां पारित होकर फिर राज्यपाल के पास जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात अधिनियम बनेगा। ये सब किस में, 196 में। 198 में क्या है, धन विधेयक। 199 में धन विधेयक की परिभाषा, तो राज्य के लिए धन विधेयक की परिभाषा 199 में है, ठीक है। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य के लिए जो बजट का प्रावधान है अनुच्छेद 202 में है, ठीक है। तो राज्य के लिए बजट अनुच्छेद 202, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 204 में देखो विनियोग विधेयक, वहां 112 में क्या था, 110 में क्या था, वहां धन विधेयक, ठीक है। 112 में क्या था, वहां वित्त विधेयक बजट था, और 114 में विनियोग विधेयक। यहाँ पर क्या देखो, धन विधेयक 199 में, 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट है, और 204 में क्या है, विनियोग विधेयक है, ठीक है। इसके अलावा देखो फिर वही वित्त विधेयक कहाँ है, यहाँ 207, और वहां कितने में था, 117, ठीक है। दोनों में रिलेट भी कर रहा हूँ, आपका रिवीजन भी हो रहा है। देखो 117 कहाँ था, संसद के लिए वित्त विधेयक था, यहाँ पर राज्य विधानसभा के लिए 207 में वित्त विधेयक है, ठीक है। इसके अलावा विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद क्या है, 210, और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या थी, अनुच्छेद 120। तो 120 वहां थी, 210 यहाँ है, ठीक है। 123 में क्या था, 123 में था राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और यहाँ क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 213, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, अनुच्छेद 213 में। राष्ट्रपति को कहा है, अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 213 में किसको है, राज्यपाल को है, ठीक है। अध्यादेश होता क्या है, जब सदन का सत्र न चल रहा हो उस समय यदि कोई अधिनियम, कोई विधेयक लाना है, ठीक है, तो उस विधेयक को राज्यपाल या राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों में से, मतलब दोनों का अलग अलग अनुच्छेद है, तो अपनी शक्ति के माध्यम से उसको साइन कर देते हैं। लेकिन यदि सत्र शुरू हो गया, माना आज की डेट, माना आज क्या है, देखो 30 तारीख है, माना आज, ठीक है, 30 तारीख को कोई अध्यादेश साइन होता है। यदि 30 तारीख के बाद 6 महीने के भीतर इसको सदन से पारित कराना क्या होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन यदि माना 5 फरवरी से ही कोई सदन चल गया, 5 फरवरी से, जैसे राज्य विधानसभा का सदन अभी चलने वाला है, माना 5 फरवरी से सदन चलता है, तो 5 फरवरी के पश्चात 42 दिन के भीतर इसको पारित कराना क्या हो जाता है, फिर अनिवार्य हो जाता है। हालांकि 6 महीने में इसको सदन से पारित होना चाहिए, लेकिन यदि सदन चल गया, ठीक है, यानी सत्र चल गया, तो फिर 42 दिन के भीतर, यानी कि 6 सप्ताह, कहीं पर 6 सप्ताह भी आपको देगा तो कंफ्यूज उसमें नहीं होना है, ठीक है। तो 42 दिन या 6 सप्ताह के भीतर फिर इसको क्या होना होता है, पारित होना अनिवार्य होता है, यानी कि जो सत्र है उससे अनुमोदित होना इसको अनिवार्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, 213 में अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल को है, जबकि 123 में राष्ट्रपति को है, ठीक है। उसके पश्चात देखो हमने वहां पर उच्च न्यायालय देखा था, उच्चतम न्यायालय देखा था, सॉरी, उच्चतम न्यायालय वहां देखा था। यहां हम देखेंगे क्या, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो उच्च न्यायालयों में आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, एक तो अनुच्छेद 214 से लेकर, अनुच्छेद 214 से लेकर कहाँ तक का इनका है, अनुच्छेद 231 तक का, ठीक है। अनुच्छेद 231, 232 तक भी है व्याख्या, लेकिन वो निरस्त हो चुका है, ठीक है। तो ये आपने अनुच्छेद ध्यान रखना है। इनमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, देखो एक अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 महत्वपूर्ण है, 215 महत्वपूर्ण है, और 216 महत्वपूर्ण है, तीनों। अनुच्छेद 14 देखो क्वेश्चन बनेगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो किस में की गई है, 214 में। और क्वेश्चन बनेगा, उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। देखो व्यवस्था है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, लेकिन गठन और व्यवस्था, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो गठन किस में, अनुच्छेद 216 में है, ठीक है। अनुच्छेद 216 में क्या है, गठन है। अनुच्छेद 214 में क्या है, व्यवस्था की गई है, ठीक है।
तो वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान में भारत में। इनमें से जो सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है कौन सा है? जो अमरावती आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का 25वां हाई कोर्ट, ठीक है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश का। तो कुल 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें सबसे पहले जो हाई कोर्ट बने थे, देखो, कोलकाता उच्च न्यायालय बना था, मुंबई उच्च न्यायालय बना था और मद्रास उच्च न्यायालय बना था, ठीक है। कोलकाता, मुंबई और मद्रास कब बने थे? 1862 में बने थे। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब बना था? 1866 में बना था, ठीक है। तो शुरू के 4 ही हो गए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की यदि चर्चा करें तो कब बना था? सन 2000 में बना था, जो कि देश का 20वां उच्च न्यायालय था, ठीक है। 20वां उच्च न्यायालय था। और साथ ही वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। ये भी आपने ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। तो इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आपने ध्यान रखना है, देखो, 3 अनुच्छेद आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इसमें अन्य जो अनुच्छेद हैं उनमें 226 आपने ध्यान रखना है, रिट निकालने की शक्ति, ठीक है, रिट निकालने की शक्ति। यदि किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस परिस्थिति में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत क्या निकालता है? रिट जारी कर सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 आपने ध्यान रखना है। और साथ ही देखो, एक और यहाँ पर अभिलेख न्यायालय में आपको समझाया नहीं, अनुच्छेद 215 जो ये बोल रहा है अभिलेख न्यायालय, ये आपने समझना। अभिलेख न्यायालय होता क्या है? मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 129 में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या थे, स्वयं में क्या थे, अभिलेख न्यायालय होना क्या होता है कि स्वयं में कानून थे। ऐसे हाई कोर्ट भी यदि किसी मुकदमे में कोई निर्णय सुनाता है तो वो भी क्या है? एक कानून है, स्वयं में क्या है? एक कानून है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वो नहीं है, ठीक है। यदि सुप्रीम कोर्ट संबंधित मामले में कोई दूसरा निर्णय दे देगा तो वह फिर सर्वोपरि हो जाएगा, ठीक है। यदि सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचेगा और हाई कोर्ट ने ही वो निर्णय दे दिया, वहां पर उसमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं गया, तो फिर वो क्या अपने आप में एक कानून है, ठीक है। उसको किसी दूसरे मुकदमे में नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है कि हाँ, उस मुकदमे में ऐसा हुआ था, ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी। यदि दूसरे मामले में समान परिस्थितियां लागू होती हैं तो उसको वहां पर लिखा जाता है कि उस मामले में ऐसा हुआ था, इसलिए यहाँ पर भी है, इसमें ऐसा निर्णय दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर कोई पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेख रखे जाएंगे। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णय क्या होते हैं? अपने आप में कानून होते हैं। यदि वो किसी मामले में कोई फैसला देते हैं तो उसको दूसरे ऐसे ही उसी के समान दूसरे मामले में उसको लागू किया जा सकता है, ठीक है। ये आपने समझना है अभिलेख न्यायालय होता क्या है। देखो, इनको अनुच्छेदों को मैं आपको एक एक करके लिखाऊंगा तो बहुत सारा समय नष्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ लो, पीडीएफ आप लोगों को मैं दे दूंगा, जो जो मैं बता रहा हूँ अंडरलाइन, देखो, इनको आप अनुच्छेद लिख लो अभी, ऐसे खाली अनुच्छेद, ऐसे माना 215 है, 214 है, 226 है, 231 है, बाद में इनको आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे अलावा बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा बाहर फिर कुछ सवाल नहीं आता, ठीक है। अगला देखो, इसमें अनुच्छेद 226 आपने ध्यान रखना है, और अनुच्छेद 231 आपने ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 231 का ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, ठीक है। तो संसद को अधिकार है कि वो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद क्या है? 231 है, ठीक है। इसके अलावा जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं यहाँ पर। आजकल अधीनस्थ न्यायालयों में, उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों में पद भी आए हुए हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर के भी आए हुए हैं, स्टेनोग्राफर, और साथ ही क्लर्क के पद भी आए हुए हैं। तो आप लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 82 स्टेनो की पोस्ट है, शायद 58 के आसपास, 56 के आसपास जो क्लर्क है उसकी पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी ग्रेजुएट हैं, एनटीए इसका एग्जाम करा रहा है, जो कि 17 मार्च को होना है एग्जाम, ठीक है। हालांकि फीस थोड़ा इसमें ज़्यादा है, 1000 रुपये फीस है, थोड़ा कम होनी चाहिए थी, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति के लिए 1000 रुपये फीस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आ रखे हैं तो भाई भरना तो पड़ेगा ही, है ना। यदि निकालना है तो जो भी ग्रेजुएट हैं आप लोग अप्लाई इसके लिए अवश्य करिएगा, ठीक है। अगला देखो, अधीनस्थ न्यायालय इसी में आता है, भाग 6 का ये हिस्सा है, ठीक है। भाग 6 का ही ये हिस्सा है। तो क्वेश्चन बनेगा, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 6 में दिए गए हैं, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किसमें? भाग 6 में दिए गए हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसमें है? अनुच्छेद 233 में। अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं? हाई कोर्ट के अधीन जो छोटी कोर्ट हैं, छोटे न्यायालय हैं, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे बोलते हैं,
जिला न्यायालय जिसको बोलते हैं। जिला न्यायालय में देखो सबसे नीचे होते हैं मजिस्ट्रेट, जिन्हें सिविल जज जूनियर डिवीजन कहा जाता है, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। सिविल जज जूनियर डिवीजन जो कि सिविल मामले देखते हैं, सिविल मामले जैसे धन संपत्ति से संबंधित मामले, जमीन से संबंधित विवाद जो होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा बैंक से संबंधित विवाद जो होते हैं, कर्ज लेकर मतलब कर्ज अदा न कर पाना, बैंक से संबंधित विवाद जो होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सिविल मामले। जो सिविल प्रकृति के होते हैं उन्हें कौन देखता है, जज, उसको क्या बोलते हैं, जज। जो सिविल मामले देखता है उसको क्या बोलते हैं, जज, ठीक है। और जो क्रिमिनल मामले देखता है, जैसे कोई सजा सुनाता है, ठीक है, जैसे कोई सजा के सुनाता है उसको क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट, ठीक है। जैसे कोई सजा सुनाता है, जो सजा जो दंडाधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट। आपने देखो शॉर्टकट में देखो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कोर्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधिकारी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिलाधिकारी को आपने कई तरह नामों से देखा होगा, कई तरह नाम उसके लिए जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको बोलते हैं, ठीक है, जिलाधिकारी उसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको बोलते हैं। तो जब वो अलग अलग चीजें देखता है, जब वो प्रशासनिक मामले देखता है तो क्या होता है, जिलाधिकारी कहलाता है, ठीक है। जब वो प्रशासनिक मामले देखेगा तो जिलाधिकारी कहलाएगा। जब वो राजस्व से संबंधित मामले देखेगा तो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो कहलाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कब कहलाएगा, वो जब राजस्व से संबंधित मामले देखेगा। और वही जिलाधिकारी की कोर्ट में ही कुछ ऐसे क्रिमिनल मामले भी होते हैं, जैसे कुछ भूमि संबंधित मामले, जैसे आबकारी इत्यादि के मामले, जैसे कोई शराब का परिवहन करते हुए पकड़ा गया है, ठीक है, इस तरह के कुछ क्रिमिनल मामले भी जिलाधिकारी के न्यायालय में चलते हैं। तो जब वो उस न्यायालय में एज अ दंडाधिकारी, ठीक है, एज अ मजिस्ट्रेट काम करता है, मतलब दंडाधिकारी के रूप में काम करता है, तब उसको बोला था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तीनों शब्दों का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। देखो जिलाधिकारी कब होगा, जब वो प्रशासनिक काम देखेगा। कलेक्टर कब होगा, जब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कब कहलाएगा, जब वो राजस्व से संबंधित मामले देखेगा, ठीक है, राजस्व एकत्र करना इत्यादि, ये सब टैक्स टूक्स, वो सब क्या, सब कलेक्टर के रूप में कार्य करेगा। और जब वो क्रिमिनल मामले देखेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, ठीक है, तो वो तब वो क्या कहलाएगा, मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इसलिए देखो जज क्या होता है, जो सिविल मामले देखता है, और मजिस्ट्रेट क्या होता है, जो क्रिमिनल मामले देखता है। मतलब मानो दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो उनका मामला कहीं कहाँ जाए, दो व्यक्तियों में लड़ाई कैसी होती है, मारपीट वाली, एक ने दूसरे को थप्पड़ मारी, गाली गलौज करी, इस तरह के मामले कहाँ जाते हैं, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, ठीक है। मजिस्ट्रेट उनको देखता है। मजिस्ट्रेट में देखो, मजिस्ट्रेट में दो तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता थोड़ा कम होती है, ठीक है। एक होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक क्या होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो कि जिले का प्रमुख दंडाधिकारी होता है। क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है इस तरह का भी कि जिले का प्रमुख दंडाधिकारी कौन होता है, क्योंकि आप आबकारी इत्यादि का फॉर्म भरा हुआ है, यहाँ पर हो सकता है इस तरह के प्रश्न बन जाए, क्योंकि यदि आप आबकारी में सिपाही बनते हैं या फिर परिवहन में सिपाही बनते हैं, आप किसी का चालान काटते हैं या फिर किसी से शराब जो मदिरा है उसको पकड़ते हैं, उसके पश्चात जो मामला लेकर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएगा वो भी, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाए। तो देखो प्रमुख दंडाधिकारी कौन होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिले का, ठीक है। उसके ऊपर देखो फिर सेशन कोर्ट भी होते हैं, आपने देखा होगा बोर्ड लगे होते हैं कहीं पर, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, इस तरह का आपने बोर्ड देखा होगा, ठीक है। मुख्यालयों में जो लोग रहते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय का आपने बोर्ड देखा होगा। देखो जिला न्यायालय कब होता है और सत्र न्यायालय कब होता है। सेशन कोर्ट कब होता है, जब वो क्रिमिनल मामले देखता है, और जिला न्यायालय क्या होता है, जहां पर सिविल मामले होते हैं, ठीक है। तो जो जिला जज होता है उसको जिला जज और उसको सेशन जज, दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमने मजिस्ट्रेट और इनमें अंतर समझा, वैसे ही अंतर इनमें भी होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि यहाँ से प्रश्न बनता है तो इसको आपने गलत नहीं करना है, मतलब ये इसके अतिरिक्त आपका ये नॉलेज है, इतना आपको जो कॉमन चीजें पता होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको क्यों बोलते हैं, जिलाधिकारी उसको क्यों बोलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको, ये सामान्य सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में आपसे कुछ कोई कभी ऐसी चीजें पूछे तो आप उसको इजीली उसको बता सकते हैं। बाकी देखो इसमें अन्य अनुच्छेद आपने कुछ ध्यान रखने हैं नहीं, कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये भाग निरस्त हो चुका है तो इसको भी आपने पढ़ना नहीं है। अगला देखो
भाग 8 में आता है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूटी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसके बारे में, यूटी के बारे में, ठीक है। कहाँ पर की गई है? भाग 8 में यूटी के संबंध में चर्चा की गई है। तो इसमें अनुच्छेद 239 क्या बोलता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। अनुच्छेद 239 क्या बोलता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। तो यहाँ पर प्रशासन कौन करेगा? सीधा केंद्र का नियंत्रण यहाँ पर होता है, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें क्या होता है? केंद्र का नियंत्रण होता है, केंद्र का नियंत्रण। देखो, जो बोर्ड में समझाना था वो मैं आपको बोर्ड में समझा चुका हूँ। अब जो बोर्ड से बाहर आपको समझाना है यहाँ पर इन चीजों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जो जो चीज मैं आपको अतिरिक्त बता रहा हूँ इसको आप लोग साथ में नोट कर सकते हैं, क्लास को 2-3 बार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आप करें, मतलब आपको इसको कंप्लीट अब करना है। तो वर्तमान में देखो, भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कौन कौन से हैं आपको पता होने चाहिए, लेटेस्ट कौन बने हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप स्वयं से करिएगा, ये आपका होमवर्क है। साथ ही देखो, अनुच्छेद 239 का क, 239 का क क्या बोलता है? 239 का क ये बोलता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन, ठीक है। और अनुच्छेद 239 क ये स्पेशल है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद दिल्ली के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद 239 क, ठीक है। तो दिल्ली में विशेष उपबंध यानी कि दिल्ली में विधानसभा होगी, ये सब चीजें किस में? अनुच्छेद 239 क में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका अपना हाईकोर्ट भी है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना हाईकोर्ट भी है, ठीक है। अपना हाईकोर्ट है उनका, ये आपने ध्यान रखना है। तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां क्या है? विधानसभा। एक जम्मू कश्मीर है, पांडिचेरी है और दिल्ली है, जहां पर क्या बैठेंगे? मुख्यमंत्री बैठेंगे, ठीक है। और इन पर नियंत्रण किसका होता है? उपराज्यपाल का। लेकिन इसके अलावा, इसके अलावा जहां विधानसभा नहीं है वहां पर कौन होते हैं? प्रशासक होते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में वहां पर कौन होते हैं? प्रशासक होते हैं, ठीक है। जहां जनसंख्या अधिक है वहां विधानसभा है। विधानसभा तो देखो मुख्यमंत्री होना स्वाभाविक है, लेकिन जहां मुख्यमंत्री नहीं होंगे वहां कौन होंगे? प्रशासक होंगे, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय किसमें? 241 में। तो दिल्ली और J&K इनका अपना उच्च न्यायालय, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, पंचायतें, भाग 9, ठीक है। भाग 9 पंचायतें कौन सा संविधान संशोधन है? देखो 73वां CAA, ठीक है। 73वां, हालांकि आपने अनुसूची, अनुसूची किसमें है ये? अनुसूची 11 में आपने कंप्लीट इसको कर लिया होगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। यहाँ तक आप लोग इसको समझ गए हैं। देखो, पंचायतें, भाग कौन सा है? 9। अनुसूची कौन सी है? 11। संविधान संशोधन कौन सा है? 1992 का, ठीक है। कौन सा वाला? 73वां, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है। लागू कब से हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है। इसके तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। जबकि भाग 9 में ही जो अनुसूची 12 है, ठीक है, वो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है। उसमें क्या है? नगर निकायों की चर्चा की गई है। और भाग 9 में ही 97वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2011 द्वारा सहकारी समितियों की चर्चा भी की गई है, ठीक है। इन तीनों को हम इसमें चर्चा करते हैं अभी, सहकारी समितियों की भी इसमें चर्चा की गई है। तो बेसिक सी चीजें हम यहाँ पर देखो जानेंगे इनके बारे में। जो महत्वपूर्ण सवाल है वो यहाँ से जो पूछे जाते हैं लगातार, वो हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो पंचायतों की परिभाषा किस में? अनुच्छेद 243 में, ठीक है। पंचायतों की परिभाषा किस में? अनुच्छेद 243 में है। इसके पश्चात देखो, पंचायतों का अन्य जो आपने देखो, पंचायतों का गठन आपने ध्यान रखना है, अनुच्छेद 243 ख में है। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 घ में है। और जो सबसे ज्यादा इसमें से सवाल पूछा जाता है वो है अनुच्छेद 243
वित्त आयोग का गठन जो है ये झ वाला, ठीक है, 243 झ। और निर्वाचन वाला भी पूछा गया एक बार, ये सवाल ये भी पूछा गया 243 झ। अभी आप आरओ का एग्जाम उठाकर देखेंगे, वहां पर ये वाला सवाल आया था आरओ वाले पेपर में, ठीक है, 243 झ। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, तो राज्य वित्त आयोग का गठन किस में होता है, 243 झ में होता है, ठीक है। देखो पंचायतों में आपने 243 ट, 243 झ, ठीक है, और साथ ही 243 घ और 243 ख ध्यान रखना है। ये चार अनुच्छेद तो आपने ध्यान रखने ही रखने हैं। यहाँ से लगातार सवाल आता है, ठीक है, यहाँ से लगातार सवाल आता है। यदि पंचायतों के बारे में चर्चा करें, देखो इसमें भी कुछ आपने महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पंचायतों के संबंध में अलग अलग समितियां बनाई गई, ठीक है, अलग अलग समितियां बनी थी। तो भारत में सबसे पहले 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। कब किया गया था, 1957 में गठन किया गया था। जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसकी रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, नोट भी करते रहिए, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से ठीक है पहली बार पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने त्रिस्तरीय पंचायत का बात कही थी, जिसमें देखो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके पश्चात देखो 1977 में, ये 1957 हो गया बलवंत राय मेहता समिति। ये समितियों का क्रम आपसे पूछा जाएगा, लिख के ले लो, आपसे क्रम में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर 1977 में कौन सा आता, देखो जनता सरकार आती, तो उन्होंने 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता समिति कब किया, 1977 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में क्या बोला, 2 स्तरीय पंचायती राज की बात कही गई, एक गांव स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर, ठीक है, गांव स्तर और दूसरा क्या, जिला स्तर, 2 स्तरों पर इसने पंचायत की बात कही गई। गांव स्तर पर देखो मंडल पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है, इसने दो स्तरीय पंचायतों की बात इसने कही थी, ठीक है, और न्याय पंचायत गठन किए जाने की भी इसने सिफारिश की थी। तो जब संशोधन हुआ 1992 में 73वां संविधान संशोधन, उसके पश्चात देखो क्वेश्चन बनेगा, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुई थी, राजस्थान में। लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पश्चात भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज्य था। तो इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही देखो 2 अन्य समितियां भी थी, तो वो आपने तैयार करनी है। उसमें तीसरी कौन सी हो जाएगी, राव समिति, ठीक है, तीसरी कौन सी हो जाएगी, राव समिति, ठीक है, और एक थी एमएल सिंधवी समिति। तो 4 समितियां इसमें बनी थी, ठीक है, एमएल सिंधवी समिति। तो वो समितियां आपने दोनों ध्यान रखनी है, वो आप लोग किताब में मिल जाएगी, वहां से आप लोग उसको नोट कर सकते हो। तो 2 यहाँ पर मुख्यतः आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। पंचायतों से संबंधित आयोग में आप इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, बीए पास 73 में, ठीक है, बीए पास 73 में, बीए पास 73 में, ठीक है, बी फॉर बलवंत राय मेहता, ए फॉर अशोक मेहता, ठीक है, पीवी के राव समिति, ठीक है, यहाँ से बीए पास 73 मतलब 73वां संविधान संशोधन ही हो गया, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति आई। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की सिफारिश के आधार पर इसको संविधान में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो बाकी तो देखो बहुत सारा इसमें होता है मटेरियल, अगर हम पढ़ेंगे तो पंचायतों की 2-3 क्लासें पंचायतों की ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें होती हैं, इनका गठन कैसे होता है, बैठक इत्यादि या अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं। लेकिन ग्रुप सी में जितना आपसे पूछा जाता है वो हम अनुच्छेद देख चुके हैं, ठीक है, हम जो इससे संबंधित आयोग है वो हम देख चुके हैं, तो इससे ज्यादा ग्रुप सी में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ग्रुप सी के लिए जितना महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये एक चीज ध्यान रखिएगा, पंचायत सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना
अनिवार्य, ठीक है, कम से कम 21 साल उसको होना चाहिए, तभी वो पंचायत सदस्य बन सकता है। यदि 21 साल की आयु नहीं है तो वो पंचायत सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। और इसके अलावा पंचायत में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, कहीं कहीं 50% सीटें भी आरक्षित हैं, ठीक है। गणपूर्ति क्या होती है, 1/20, कुल सदस्य संख्या का 1/20 सदस्य आना अनिवार्य है, ठीक है। और इसके अलावा देखो, पंचायतों की बैठक 3 महीने में एक बार होना अनिवार्य, ये एक फैक्ट है। जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची, ये प्रश्न लगातार पूछा जाता है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने, 29 विषय हैं, ठीक है। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, कुल 29 विषय हैं, ठीक है, 11वीं अनुसूची में। जबकि जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने हैं, 18 विषय हैं, ठीक है, उसमें कितने हैं, 18 विषय हैं। तो इसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए पंचायतों के संबंध में। देखो ज्यादा अनुच्छेद आप लोग न पढ़ें, इसमें व्यर्थ में पढ़ेंगे आप, ठीक है। साथ ही देखो नगर पालिकाएं भी, भाग 9 का क है, भाग 9 का क, ठीक है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9 का क। तो इतना ही आपसे पूछता है, बाकी अन्य चीजें इसमें से आपको कोई भी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। ये भाग 9 का ख है, सहकारी समितियां, भाग 9 का ख, जो कि कब जोड़ा गया है, 97वां संविधान संशोधन, कब, 2011 में, ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011। और भाग 9 का क कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, जो कि 1993 से लागू हुआ था। इसमें नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं। साथ ही नगर पालिकाएं देखो 12वीं अनुसूची में भी जोड़ी गई हैं, ठीक है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, 12वीं अनुसूची में भी नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं। देखो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका टेस्ट फरवरी में सेकंड सैटरडे यानी कि 9 या 10 तारीख में जब भी सेकंड सैटरडे पड़ेगा आपका, उस दिन प्रैक्टिस सेट मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक आपका पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी में कोशिश करूंगा कि आपका फरवरी के पहले सप्ताह में उसको खत्म कर दूं, ठीक है। भले ही मुझे मैप के माध्यम से और दोनों क्लास भले ही आपको देना पड़े, छोटी छोटी क्लास के माध्यम से, मैप के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ें मैं समझाने का प्रयास करूंगा, साथ ही अन्य चीज़ें आपको कुछ डायरेक्टली भी बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं एग्जाम तक का, ठीक है, 70 to 80% आपको मैं कवर कराने का प्रयास करूंगा। साथ ही देखो 4 फरवरी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी को आपको पूरा नेशनल करंट अफेयर्स जो है, नेशनल करंट अफेयर्स 4 फरवरी को टॉप 300 प्रश्न आपको उसमें उपलब्ध मैं कराऊंगा, ठीक है। टॉप 300 प्रश्न नेशनल करंट अफेयर्स के 4 फरवरी को मैं उपलब्ध कराऊंगा। जबकि उत्तराखंड करंट अफेयर्स आपको 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे यानी कि कल दोपहर 3 बजे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो कल हो सकता है आपकी टारगेट बैच की क्लास न आए, लेकिन ध्यान रखिएगा कल का करंट अफेयर्स आपकी किसी भी परीक्षा में आप 2024 में बैठेंगे तो महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए क्लास को देखना न भूलें, ठीक है। पीडीएफ उपलब्ध नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि सारे क्लासेस मैंने पहले नोट करा रखे हैं, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ उनकी ले सकते हैं। जो वीकली, जो मैंने मंथली करंट अफेयर्स करा रखे हैं सबकी पीडीएफ वहां पर उपलब्ध है, इसलिए मैं इस क्लास का आपको पीडीएफ उपलब्ध नहीं कराऊंगा, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग अवश्य देखिएगा। आगे देखो नगर पालिकाएं हम देख चुके हैं, सहकारी समितियां भी हम इसमें चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, 97वां संविधान संशोधन है। अब हम देखते हैं, देखो भाग 10, ये क्या है, भाग 10, ठीक है। भाग 10 क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र क्या है, भाग 10 है, ठीक है। भाग 10 में देखो, इसमें हम मुख्यतः क्या करते हैं, जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर प्रशासन कैसे चलेगा, एससी एसटी प्रशासन कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 244 में। और अनुच्छेद 244 को, ये इतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, तो नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, से संबंधित भाग कौन सा है, भाग 10 है, और अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 244 है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम भाग 11 जो कि अति महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके लगातार बनता है। इसे हम शॉर्टकट में ऐसे भी देखो, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध,
है, केंद्र राज्य संबंध, सरकारी आयोग इससे संबंधित है, बाकी अन्य भी आयोग इससे संबंधित हैं, तो चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। सबसे पहले देखो अनुच्छेद 245 आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 245 क्या बोलता है? संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। ठीक है, केवल आपने ध्यान रखना है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आपके अनुच्छेद है, अनुच्छेद 249, 250, ये दोनों अनुच्छेद आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखो अनुच्छेद 249 क्या बोलता है? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उनमें कानून कौन बनाता है? राज्य कानून बनाते हैं, लेकिन यदि राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो तो उसमें अधिकार किसको है? संसद को अधिकार है कि वो उसमें कानून बनाएगी, लेकिन वो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है कहाँ से शुरू होगी? राज्यसभा से शुरू होगी। ठीक है, वो लोकसभा से शुरू नहीं होगी। हमने पढ़ा था ना कि राज्यसभा को जो अधिकार प्राप्त है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं वो क्या थी? यही तो थी ना, मैं आपको बता रहा था कि वहां पर मैं समझाऊंगा, तो यही वो चीज थी कि राज्य सूची के विषय में यदि राष्ट्रीय हित में संसद कानून बनाती है तो वो कानून कहाँ से शुरू होगा? राज्यसभा से शुरू होगा। ठीक है, तो राज्य सूची के विषय जितने भी हैं वहां पर कानून कौन बनाता है? जो राज्य हैं वो बनाते हैं, लेकिन यदि राष्ट्र हित के संबंध में कोई कानून बना तो संसद बनाएगी, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? राज्यसभा से होगी। ठीक है, अनुच्छेद 249 आपने ध्यान रखना है। अनुच्छेद 250, यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 250 क्या है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उस परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों में कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, लेकिन वो 1 साल के लिए मान्य रहते हैं। ठीक है, एक साल के लिए वो मान्य रहते हैं। यदि आपातकाल समाप्त हो गया तो उसके पश्चात वो भी फिर समाप्त, 1 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये हम आपको आपातकाल में इसको पढ़ा चुका था। अनुच्छेद 249 और 250 ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो देखो भाग 11 आपने ध्यान रखना है कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, भाग 11 किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 249 और 250 अति महत्वपूर्ण है जो आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 253 इसमें आपको काफी महत्वपूर्ण, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, मतलब संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। ठीक है, बिना किसी राज्य की अनुमति किए जो अंतर्राष्ट्रीय करार हैं उन्हें उस राज्य में लागू कर सकते हैं। माना उत्तराखंड से संबंधित कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय करार संसद करती है तो यहाँ पर उत्तराखंड की अनुमति के बिना उसे उत्तराखंड में लागू कर सकती है। ठीक है, तो इतने ये 3 अनुच्छेद आपने ध्यान रखने हैं इसमें। ठीक है, 3 अनुच्छेद आपने ध्यान रखने हैं। साथ ही इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये इसी का भाग है। ठीक है, अभी ये भाग 12 चेंज नहीं हुआ, भाग 11 में ही हम चर्चा कर रहे हैं। भाग 11 में आपको कुछ और जो महत्वपूर्ण है इसमें आपने देखना, देखो एक तो अनुच्छेद 62 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों से संबंधित जल विवाद। ठीक है, जल विवाद जो अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय क्या होता है? मतलब 2 या अधिक राज्यों का जल विवाद। ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? 2 या अधिक राज्यों का जल विवाद। उसके लिए न्याय निर्णय कहाँ पर होगा? न्यायाधिकरण में, ट्रिब्यूनल जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, न्यायाधिकरण जिसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जहाँ पर रिटायर्ड जजों का एक समूह या फिर रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, वहां पर इनका न्याय निर्णय, वहां पर इनका डिसीजन होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 62 है। अनुच्छेद 63 कौन सा? देखो अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में। तो केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में एक सरकारी आयोग गठित किया गया था। ठीक है, सरकारी आयोग कब गठित किया गया था? 1983 में। सरकारी आयोग कब गठित किया गया था? सरकारी आयोग 1983 में गठित किया गया था। ठीक है, इसने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी 1988 में, तो उसके रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, 1990 में केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद पहली बार कब गठित हुई थी? 1990 में। ठीक है, थोड़ा लिखने में आप लोगों को हालांकि समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ तो बोलने के साथ साथ चीजें आप लोग नोट करते रहिए। देखो 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। किस आयोग की सिफारिश के आधार पर? ये था
सरकारी आयोग। ठीक है, सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 263 के तहत किया गया। अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और गठन कब हुआ? पहली बार 1990 में। किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? सरकारीय आयोग। क्वेश्चन बनेगा सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, तो ये भाग 11 के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपने देखे यहाँ पर। अब हम चर्चा करेंगे भाग 12, केंद्र और राज्यों का जो वित्तीय संबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 264 से 300 तक का हम इसमें देखेंगे। 264 से 300, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में क्या क्या होंगे? देखो, सबसे पहले तो आ जाएगा 265, 266, ठीक है, संचित निधि। और 267 आ जाएगा आकस्मिक निधि। ठीक है, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, संचित निधि। तो क्वेश्चन कई बार बनता है, संचित निधि भारत के किस संविधान, किस अनुच्छेद में है? 265 में, 266 में, सॉरी। ठीक है, तो संचित निधि का प्रावधान किस में? अनुच्छेद 266 में। अति महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। अच्छा सवाल है। ठीक है, और पहले कई बार ये पूछा भी गया। तो संचित निधि कहाँ है? अनुच्छेद 266 में है। संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या होता है? विनियोग विधेयक पारित करना होता है। ठीक है, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद कौन सा था? 114। पढ़ा चुका हूं मैं आपको, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में था। ठीक है, जब ये पारित होगा तो तब संचित निधि से धन निकाला जाएगा। ठीक है, संचित निधि से धन तभी निकाला जाएगा जब विनियोग विधेयक पारित होता है। अनुच्छेद 267 क्या बोलता है? देखो, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, निधि मतलब क्या आता है? यहाँ पर किसी धन की बात हो रही है, यानी कि किसी वित्त के ऐसे पैसे की बात हो रही है किसी, ठीक है, निधि की, यानी कि तत्काल किसी आकस्मिक परिस्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराया जाना। क्या है अनुच्छेद? ये आकस्मिक निधि कहलाता है। ठीक है, तो आकस्मिक निधि क्या है? इसमें से राष्ट्रपति धन निकाल सकते हैं, और इतना ही आपने ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। साथ ही अनुच्छेद आपने ध्यान रखना है कि 267 में क्या? आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? संचित निधि से। अनुच्छेद 267 किसके पास है? किससे संबंधित है? आकस्मिक निधि से। इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इसमें आपने अनुच्छेद 275 ध्यान रखना है, 275। ठीक है, कुछ राज्यों के लिए विशेष उप जो अनुदान है उसके संबंध में इसमें चर्चा की गई, अनुच्छेद 275 में। ठीक है, कुछ राज्यों को संघ से विशेष अनुदान, किसमें? अनुच्छेद 275 में। ठीक है, तो विशेष अनुदान यदि जैसे उत्तराखंड राज्य, इसको कोई विशेष अनुदान मिलता है तो किसमें? अनुच्छेद 275 में है। अनुच्छेद 280 क्या बोलता है? देखो, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के पहले 279 आप ध्यान रखिएगा, 279 का ए, 279 ए, ये क्या है? देखो, जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद 279 ए क्या है? जीएसटी परिषद। ठीक है, जीएसटी परिषद किसमें? 279 ए में। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। प्रश्न बने हुए हैं इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं जीएसटी परिषद। ठीक है, 279 ए। अध्यक्ष कौन होता है इसका? वित्त मंत्री। अध्यक्ष कौन होता है इसका? वित्त मंत्री होता है, ध्यान रखिएगा 279 ए में। ठीक है, जीएसटी परिषद का गठन, इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन है, जो कि 2017 में लाया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था जीएसटी। ये सारे फैक्टर भी आपने ध्यान रखना है। बाकी देखो, अनुच्छेद जो 280 है वो क्या है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 क्या है? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग देखो, इसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो पैसे का बंटवारा है, जो पैसे का बंटवारा है वो कैसे होगा? ठीक है, जो टैक्स का बंटवारा है वो कैसे होगा, इसके संबंध में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन होता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्यतः इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। तो हाल ही में देखो 16वां वित्त आयोग गठित किया गया, जो कि 2026 से लेकर 2031 तक के लिए प्रभावी रहने वाला है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया क्या है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। देखो, 2026 से 2031 के लिए प्लान तैयार करेगा कि
इस मध्य में, केंद्र और राज्य के मध्य में जो टैक्स है, जो पैसा है, उसका बंटवारा कैसे होना चाहिए। पहले आयोग गठित होता है। आयोग गठित होने के पश्चात वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, एक ढांचा तैयार करता है, फिर उसके आधार पर अगले 5 वर्षों में वही प्रक्रिया फिर लागू होती है। ठीक है, जैसे वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हैं, जो कि 2026 तक लागू रहेंगी। ठीक है, तो जो 16वां वित्त आयोग है 2025 के अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तब वहां से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, 2026 से लागू हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, पहला वित्त आयोग जो गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। उसके पश्चात जो 14वां वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष कौन थे? वाई.बी. रेड्डी। और जो वर्तमान में लागू है 15वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह, यानी कि एन.के. सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और जो 16वां वित्त आयोग गठित किया गया हाल ही में, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया। तो ये चारों जो लेटेस्ट हैं, आपने ध्यान रखने हैं, यहाँ से सवाल बन सकता है। बाकी देखो, जो अनुच्छेद 292, यदि भारत सरकार उधार लेती है, ठीक है, विश्व बैंक या यहाँ से उधार लेती है, तो उसके संबंध में 292 अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना, यदि राज्य उधार लेता है तब 293 अनुच्छेद है। ठीक है, लेकिन इसके लिए इसको भारत सरकार से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, अगला देखो, सरकारों के अधिकार और दायित्व, ये इसी से संबंधित। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 264 से 300 तक का क्या भाग 12 ही प्रभावी है, मतलब ये सारी चीजें भाग 12 में आती हैं। ठीक है, देखो अनुच्छेद, इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें ज्यादातर ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो पूछा जाता है। 300 को संपत्ति का अधिकार, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे तो वहां पर हम इसको पढ़ चुके। तो भाग 12 का ये हिस्सा बन चुका है, जो कि पहले भाग 3 का हिस्सा था। ठीक है, कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। ठीक है, बाकी देखो, भाग जो 13 है हमारे किसी मतलब का नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। भाग 13 से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, भाग 14 देखो, लोक सेवाएं। भाग 14 क्या है? लोक सेवाएं। भाग 14 में लोक सेवाएं। इसमें जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कहाँ से होता है? ये राज्यसभा से शुरू होता है। ठीक है, राज्यसभा से शुरू होता है। ये हमने पढ़ा था ना, राज्यसभा की जो कुछ विशेष शक्तियां थी उसमें ये भी था, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक है, तो कौन करता है इसको? राज्यसभा। राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा करती है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, तो यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा अनुच्छेद, उसी में जो भाग 14 है, इसी में अनुच्छेद 315 क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसमें? भाग 300, जो अनुच्छेद है 315 में है। ठीक है, अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, उसके अलावा देखो, इनके सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, तो यहीं पर आपको देखो, संघ लोक, जो राज्य लोक सेवा आयोग है और संघ लोक सेवा आयोग है, इनका मैं कार्यकाल बता देता हूँ। जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, 6 साल या फिर 65 साल, जो पहले हो। यदि 6 साल पहले पूरे हो गए तो 6 साल तक रहेंगे, और यदि 65 साल पहले पूरे हो गए तो 65 साल तक रहेंगे। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक आयोग हैं, केंद्र और राज्यों के लिए, केंद्र में आपको 665 देखने को मिलेगा, राज्यों में आपको 662 देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर केंद्र में 565 तो राज्य में आपको 562 देखने को मिलेगा, मतलब ये आपका अंतर रहेगा। लेकिन जो संवैधानिक है वहां पर लगभग सभी में 6 वर्ष रखा गया है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से क्लास जब मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिस दिन आपको मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा उसी में आपको अन्य आयोगों के बारे में पढ़ा दूंगा, ताकि आपका जो कार्यकाल पूछता है ये भी आपका कवर हो जाए। देखो, पॉलिटी में कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, पॉलिटी में हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, भले ही हम थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन लगभग कंप्लीट हम कर रहे हैं। इससे बाहर आपका पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है। ठीक है, और न ही पहले पूछी गई। आप पुराने पेपर आप देख सकते हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं इतना पर्याप्त है आपके लिए।
ठीक है। बाकी लोक सेवा आयोग में और कोई इतने महत्वपूर्ण आपके लिए अनुच्छेद है नहीं। देखो इसमें एक चीज आपसे सवाल पूछता है लगातार, ग्रुप सी में जो सवाल आता है कि लोक सेवा आयोग जो अपनी रिपोर्ट है, लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट है किसको सौंपती है? जो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी है, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगी? राष्ट्रपति को। किसको सौंपेगी? राष्ट्रपति को। जबकि जो राज्य लोक सेवा आयोग है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राज्यपाल को, वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, जो स्टेट पीएससी होता है वो किसको सौंपता है? राज्यपाल को। एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। और स्टेट पीएससी अपनी इस रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्यपाल को। लेकिन जो अपना त्यागपत्र यदि देंगे, यदि यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और यदि स्टेट पीएससी के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं तो किसको देंगे? राज्यपाल को। लेकिन यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना है, जबरदस्ती हटाना है, तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, दोनों में फर्क है। देखो इस्तीफा किसको देंगे? राज्यपाल को। लेकिन यदि उन्हें हटाना है तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं यदि उन्हें पद से हटाना है तो कौन हटाएगा? राज्यपाल नहीं हटा सकता, केवल और केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। और अनुच्छेद अगला देखो, भाग 15 निर्वाचन क्या है? भाग 15। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो यही बनेगा कि संविधान में निर्वाचन की व्यवस्था किस भाग में की गई है? भाग 15 में। 16, 17 और 18 में आपको सुबह पढ़ा चुका हूँ, कल पिछली क्लास में। ठीक है, पिछली सुबह में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो निर्वाचन के संबंध में जो प्रावधान है 16 भाग 15 में। ठीक है, 16, 17, 18 में हमने अन्य चीजें हम देख चुके हैं। देखो 324 निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। ठीक है, 324 क्या बोलता है? निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। वयस्क मताधिकार किसमें? 326 में। अति महत्वपूर्ण। ठीक है, ये बिल्कुल छपने वाला सवाल है, छपा हुआ सवाल है, पेपर में आपको कहीं ना कहीं पक्का देखने को मिलेगा कि वयस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये है अनुच्छेद 326। ठीक है, वयस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 326 है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखना है, जो चुनाव आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की क्या 324 में चर्चा है। इसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी सन 1950 को। भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, इसलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो मताधिकार की आयु है कितनी है? 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? 21 साल थी, इसको 18 वर्ष किया गया है। ठीक है, तो ये 18 वर्ष हुई है। जब संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम पूरा चर्चा करेंगे। तो इनके जो निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं या फिर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6/65 साल होता है। ठीक है, 6/65 वर्ष होता है। तो मैं आपको बताया जितने भी संवैधानिक पद होते हैं लगभग लगभग सभी क्या होते हैं? 6/65 ही होते हैं। ठीक है, केंद्र में। अगला देखो, इसमें आपने निर्वाचन के लिए हमने देखा 326 वयस्क मताधिकार हमने देखा, और 324 हमने निर्वाचन आयोग देखा। बाकी इसमें आपको कोई भी चीज इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो निर्वाचन से संबंधित भी सारे फैक्टर लगभग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, बाकी कुछ वर्षों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध मैं आपको सुबह बता चुका हूँ। अनुच्छेद 330 से आगे का हम चर्चा कर चुके हैं। एक और अनुच्छेद आपने ध्यान रखना है, वो है अनुच्छेद 368। ठीक है, आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। और कौन सा है? भाग 20 है। ठीक है, भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, भाग 20 है 368 में। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, भाग 20 है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो अब जो हमारे आगे क्लासेस रहेंगे, देखो एक ही क्लास में मैं आपको संविधान संशोधन बता दूंगा। ठीक है, जो कि रिकॉर्डेड रहेगी इसी तरह से। ठीक है, संविधान संशोधन बता दूंगा, भारतीय संविधान के स्रोत बता दूंगा, कहाँ से कौन सी चीज ली गई है। ठीक है, स्रोत बता दूंगा, देखो संविधान संशोधन बता दूंगा। साथ ही दूसरी क्लास जो आपकी पॉलिटी में आएगी वो आएगी आपकी बोर्ड के माध्यम से, जिसमें हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे और सारे आयोगों के संबंध में चर्चा करेंगे। कौन सा आयोग, इसका कार्यकाल कितना होता है, कब गठित हुआ था, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अन्य जो संस्थाएं उनके बारे में भी कुछ कुछ हम चर्चा कर लेंगे, ताकि आपका यहाँ पर कोई भी टॉपिक रहने ना पाए। ठीक है,
तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर करें, देखो कमेंट आप लोग करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। साथ ही आज का आपका होमवर्क यही है कि आपने ये सारे अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, आपने यार सारे अनुच्छेद, अब तुम समझा मैं आपको चुका हूँ, ठीक है, अब तुम रट्टा मारो या फिर पढ़ो, कैसे ही भी करो, लेकिन आपको पॉलिटी याद होना चाहिए, ठीक है। अभी जो टेस्ट होगा आपका, जब भी 2 फरवरी के सेकंड सैटरडे में, पॉलिटी के कम से कम 15 से 20 सवाल मैं वहां पर दूंगा, ठीक है। तो कई सारे बच्चे जो नए होंगे उन्हें पता नहीं रहेगा कि टेस्ट बना रखा क्या बना रखा, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उद्देश्य यही है कि उनके लिए बेहतर होना चाहिए, ठीक है। भले ही वहां पर मैं आपको उत्तराखंड थोड़ा कटौती कर लूँ, लेकिन इस बार वहां पर जीएस का ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि तब तक हमारा जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे लगभग, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछला प्रैक्टिस सेट जो था मैं उसको सॉल्यूशन भी नहीं करवा पाया था, तो हो सकता है यदि समय लगेगा तो दोनों प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन मैं एक साथ आपको करवा दूंगा। साथ ही देखो, कल जो करंट अफेयर्स की क्लास आनी है उसको आप लोग देखना ना भूलें। 3 बजे करंट अफेयर्स की आपको क्लास आएगी, ठीक है, कल को अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपके लिए। किसी भी परीक्षा में यदि आप बैठते हैं तो वहाँ पर सवाल आपसे पूछा जाएगा। साथ ही 4 फरवरी को नेशनल करंट अफेयर्स के टॉप 300 प्रश्न वो मैं लेकर आऊंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। जिला दर्शन रह गया है, पता है मुझे, तो जिला दर्शन भी देखो, अल्मोड़ा जिला लगभग टाइप हो चुका है, तो 1-2 दिन में उसकी क्लास भी आपको देखने को, शायद सोमवार को उसकी क्लास में आपको उपलब्ध, 31 के बाद, ठीक है, 31 के बाद 1 फरवरी को आपको मैं उसकी क्लास उपलब्ध करा सकता हूँ, ठीक है। और जो कुमाऊनी कहावतें हैं वो भी आपको टाइप करके उपलब्ध कराना, देखो बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा है पढ़ाने के लिए, और व्यक्ति में केवल सिंगल हूँ, यहाँ पर टाइप करना है, क्लास बनानी है, ऑफिस जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें, व्यस्तता इतनी है कि क्लासेस आपके लिए रेगुलर हो नहीं पाते। लेकिन जो टारगेट बैच है, मेरा प्रयास यही है कि इसको मैं आपके लिए रेगुलर रखूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, जिन्हें ज़रूरत है इसकी वाकई में, ठीक है, तो उनके लिए जुड़े रहना मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं, यदि आप लोगों को मैंने जोड़ा है तो कहीं ना कहीं आप लोग विश्वास से जुड़े हैं, ठीक है, आपके विश्वास पर खरा उतरना मेरा दायित्व है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखो तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।